जहां जहां हुई इंडिया गठबंधन की जीत, क्या वहां वहां चुन चुन कर 50-50 हजार वोट काटने की प्रक्रिया जारी है? क्या वाकई में ये एसआईआर हो रहा है या एसआईआर के नाम पर सीक्रेट एनआरसी हो रहा है? जो लोग विकसित भारत बनाने का सपना दिखाते थे, वो तो हमारे ही शहरों, हमारे ही राज्यों में डिटेंशन सेंटर बनाने की जोर आजमाइश शुरू कर चुके हैं। दोस्तों एसआईआर को लेकर देश भर में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज विरोध कर रही हैं। पश्चिम बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, विपक्ष की पार्टियां, बीजेपी को छोड़कर तमाम पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। और अखिलेश यादव ने एक बहुत ही विस्फोटक बयान दे दिया, ये कहते हुए कि दरअसल पूरी रणनीति के तहत वहां जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में, जिन जिन विधानसभाओं में, लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने, विपक्ष ने अच्छा परफॉर्म किया था, वहां 50-50 हजार लोगों को बकायदा स्ट्रैटेजी के तहत एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट से गायब करने की कोशिश जारी है। दोस्तों अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो बस बात है, तो नहीं, इससे भी एक विस्फोटक बात यूपी के मुख्यमंत्री ने बोल दी है। आखिर अखिलेश यादव को कैसे मिला निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर का साथ, ये मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। जो तैयारी है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। यही यूपी में हो रहा है, यही वेस्ट बंगाल में तैयारी चल रही है। दोस्तों अखिलेश यादव ने ये बात एसआईआर को लेकर कही। अखिलेश यादव इस बात को लेकर आशंकित हैं कि कहीं बड़े लेवल पर एसआईआर के नाम पर वहां वोट तो नहीं काटे जाएंगे जहां पर बीजेपी ने खराब परफॉर्म किया था और इंडिया गठबंधन ने अच्छा परफॉर्म किया था। आप जानते हैं दोस्तों, लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी को सबसे शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा वो था यूपी। दोस्तों बीजेपी को 29 सीटों का नुकसान हुआ, 62 से वो सीधे आ गई 33 पर। समाजवादी पार्टी को शानदार फायदा हुआ, 32 सीटें प्लस कर दी समाजवादी पार्टी ने और जीत ली 37 सीटें। और कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 1 सीट थी उसके पास, लेकिन 1 सीट से आगे बढ़कर वो पहुंच गई 6 सीटों पर, 5 सीटों की बढ़त के साथ। लेकिन अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चुन चुन कर वो विधानसभाएं जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़े लेवल पर महागठबंधन के वोटर दिखे, वहां पर अब लोगों को वोटर लिस्ट से हटाने की जोर आजमाइश शुरू हो गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो एक कदम आगे चले गए हैं। दोस्तों सीएम योगी पता है क्या कह रहे हैं? दोस्तों सीएम योगी ये कह रहे हैं कि हमने सारे जिला अधिकारियों को साफ निर्देश दे दिया है कि डिटेंशन सेंटर बनाने का कामकाज शुरू कर दीजिए। ये देखिए, वो कह रहे हैं सभी जिला अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि राज्य में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों की तुरंत पहचान की जाए और उनके खिलाफ तेजी से कार्रवाई हो। ऐसे लोगों को रखने के लिए अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे जहां उनकी पहचान और जांच पूरी होने तक रखा जाएगा। मतलब हमारे शहरों में जो गड्ढे हैं वो भरे हो या ना भरे हो, ठीक है, हमारे शहरों में बरसात में पानी ठीक से उसकी निकासी हो पाई हो कि ना हो पाई हो, हमारे शहरों में इतना सुरक्षा हो पाए ना हो पाए कि रात को 8 बजे कोई महिला निकलने की हिम्मत कर ले, इसका पता नहीं है। लेकिन इसके लिए जिलाधिकारियों से कह दिया गया है मुख्यमंत्री द्वारा कि डिटेंशन सेंटर खोलने की प्रक्रिया, तैयारियां शुरू कर दीजिए। हमारे शहरों में दोस्तों डिटेंशन सेंटर बनेंगे क्या? इन डिटेंशन सेंटरों में किसको रखा जाएगा? बड़ा सवाल तो यह है दोस्तों कि यूपी तक एक घुसपैठिए कौन है जो पहुंच रहे हैं, और एक कौन घुसपैठिए है जो जिस राज्य में चुनाव होते हैं वहां जाके पहुंच जाते हैं। अब डिटेंशन सेंटर खोलने की बात जब योगी आदित्यनाथ ने की तो मेरी नजर परकला प्रभाकर के कार्यक्रम में उनकी बोली हुई बात पर गई। दोस्तों परकला प्रभाकर और योगेंद्र यादव सहित बहुत से लोगों ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में परकला प्रभाकर ने बहुत ही विस्फोटक बात बोली। उनका कहना था कि कैसे पूरी कोशिश यही की जा रही है एसआईआर के तहत कि वो लोग जो जंगलों में रहते हैं, वो लोग जो गरीब हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं या फिर अल्पसंख्यक हैं, एसआईआर के तहत उनको 2ym दर्जे का नागरिक बना दिया जाए, 2nd ग्रेड सिटीजन्स। और इसके जरिए आप एक ऐसी व्यवस्था स्थापित कर देंगे देश में जिसमें एक आदमी है जिसके पास वोट का अधिकार है, उसको सारी सुविधाएं मिलेंगी, और एक जिसको आपने वोटर लिस्ट से ही गायब कर दिया। आगे तो परकला प्रभाकर और ही विस्फोटक बात बोलते हैं। वो कह रहे हैं एसआईआर एक चुनावी मुद्दा से कहीं बढ़कर है, सिर्फ चुनावी मामला या मतदाता सूची में सुधार के तौर पर इसे देखना गलत होगा। एसआईआर एक रक्तहीन राजनीतिक नरसंहार के अलावा कुछ नहीं है। पहले नरसंहार लोगों की हत्या करके किया जाता था,
उन लोगों का सवाया जो उनके धर्म, जाति समूह, सांस्कृतिक समूह, भाषाई समूह या अन्य समुदायों से संबंधित नहीं थे। लेकिन यहाँ ये हत्या करके नहीं किया जाता, ये बड़ी संख्या में लोगों को उनके मतदान के मौलिक अधिकार से वंचित करके किया जाता है। और ये अधिकार छीन लिए जाने पर नागरिकता का सार समाप्त हो जाता है। वो व्यक्ति अब राजनीतिक प्रक्रिया या राजनीतिक समुदाय में एक सार्थक भागीदार नहीं रह जाता। यही एसआईआर का अर्थ है। परकला प्रभाकर ये कह रहे हैं कि दरअसल एसआईआर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बिना खून बहाए एक तरह का नरसंहार है। किसी की जान नहीं जाएगी, लेकिन बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत ऐसे लोगों को आप उनका वॉश आउट कर देंगे, उनको वोटर लिस्ट से गायब कर देंगे, अदृश्य कर देंगे, जिनके आप विचारों से इत्तेफाक नहीं रखते, जिनके धार्मिक अलग पहचान हो सकती है। ये परकला प्रभाकर ही कह रहे हैं। उन्होंने इसको रक्तहीन नरसंहार का नाम दिया, जिसमें रक्त नहीं बहेगा। लेकिन नरसंहार क्यों? क्योंकि लोग गायब हो जाएंगे ना। अब ये तो सच है ना दोस्तों कि बिहार में 62 लाख के आसपास लोगों के नाम काटे गए। इनमें से बहुत से लोग थे जो कि वाकई में मृत थे, बहुत से लोग थे जो कि वाकई में दूसरे शहरों में चले गए थे। लेकिन ये भी सच है कि बहुत से लोग थे जो कि जिंदा थे। उनमें से कुछ को योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया। यही वजह थी कि आखिरकार एसआईआर पर इतना दबाव बना कि आधार कार्ड को मान्य करना पड़ा चुनाव आयोग को। लेकिन फिर भी हर आदमी का वोट नहीं बच पाया। यह भी बहुत बड़ी सच्चाई है आज के वक्त में कि बिहार में हमने देखा चुनाव में कि बिहार में वो आदमी जिसने दिल्ली में वोट किया है वो बिहार में भी वोट कर रहा है, वो आदमी जिसने यूपी में वोट किया है वो बिहार में भी वोट कर रहा है। बहुतायत लोग बीजेपी के कोई ना कोई मेंबर, कोई ना कोई पार्टी के कोई पदाधिकारी मिल गए। बहुत से लोगों ने सफाई दी, बाकी लोगों ने सफाई भी नहीं दी, फोटो वगैरह डिलीट करके खत्म हो गई बात। तो ये तो सच है ना, ऐसा तो है नहीं कि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म में नहीं है, ये तो पब्लिक प्लेटफॉर्म में है। लेकिन अजीब बात देखिए दोस्तों कि परकला प्रभाकर ये कह रहे हैं कि ये वोटर लिस्ट में गड़बड़ी दूर करने से बहुत ज्यादा बात है, ये कोई राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं। ये बेसिकली अगर परकला प्रभाकर की बात को समझा जाए तो ये बेसिकली बैकडोर एनआरसी है। आप एनआरसी सीए तो ला नहीं पाए। देखिए दोस्तों, सरकार सीएए के साथ साथ एनआरसी लाना चाहती थी, लेकिन इतना जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ, विरोध हुआ देश भर में कि सरकार ने बस सीएए लाया, लेकिन एनआरसी नहीं ला पाई। ठीक है, एनआरसी लाना भी उसके लिए अब पॉसिबल बहुत मुश्किल है, क्योंकि भाई संसद में अब सरकार जो है, विपक्ष बहुत मजबूत हो चुका है। तो परकला प्रभाकर ये कह रहे हैं कि ये एक तरीका है जिसके जरिए जिसका मन चाहे, जिसका नाम हो, उसको वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा और जिसका मन हो उसको वोटर लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। आप भी जानते हैं दोस्तों एसआईआर के नाम पर क्या हो रहा है देश में। आपके शहर में, उन 12 राज्यों में से एक अगर आपका भी शहर है, आपका भी राज्य है, तो आपके घर में कितने बीएलओ आए हैं आप जानते हैं। मेरे घर में तो नहीं आया कोई, मैं उत्तर प्रदेश में रहती हूँ, उत्तर प्रदेश में एसआईआर हो रहा है। तो ऐसे कितने घर छूटेंगे, ऐसे कितने लोग मिलेंगे जो माइनस हो गए, जो प्लस हो गए, फिर उनको कौन सुनने वाला है। और ये प्रक्रिया जिस हिसाब से की जा रही है, जिस अर्जेंसी में की जा रही, ऐसी क्या अर्जेंसी है भाई। इसी वोटर लिस्ट से आपने 2024 का लोकसभा चुनाव किया और पूरी की पूरी लोकसभा उसी से बनी हुई है। लेकिन ऐसी क्या अर्जेंसी है कि आप उन राज्यों में भी 1 महीने के अंदर टारगेट कंप्लीट करना चाहते हैं जहां चुनाव 1.5 साल बाद है या 2 साल बाद है। ये अपने आप में बहुत सी चीजें हैं जो अब हमें भी सोचनी चाहिए दोस्तों कि क्या ये मात्र वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है या फिर ये एक समाज के नए ढांचे को बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें वो लोग जिनके स्टेक्स ऑलरेडी कम है, जो बेचारे गरीब हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो इतने जागरूक नहीं हैं, जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, जो ऑलरेडी समाज के बिल्कुल आप समझ लीजिए अंतिम पायदान में हैं, उनको पूरी तरह से वॉश आउट करने की कोशिश की जा रही है। ये सवाल परकला प्रभाकर ने उठाए हैं। और ये और चिंताजनक तब हो गया जब योगी, यूपी के सीएम, ये कह रहे कि डिटेंशन सेंटर बनाने की कोशिश आप शुरू कर दीजिए। सोचिए हमारे शहरों में अब डिटेंशन सेंटर बनेंगे। डिटेंशन सेंटर जो बनवा रहे हैं, पहले उनसे ये तो पूछिए कि सीएम आपके, एचएम आपके, पीएम आपके, तो फिर ये घुसपैठिए घुस कैसे रहे इतने शहरों के अंदर अंदर। और जब अंदर तक घुस गए घुसपैठिए, तो आप उन्हीं शहरों के लोगों के टैक्स पेयर के पैसे से वहीं उसी शहर में डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। वाह, क्या गजब का इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों आपकी मेहनत के पैसे का। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।